मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया जो आप तक पहुंचाता है सही जानकारी। मीडिया जो देश में चल रही राजनीति और देश में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में आपको घर बैठे तक देता है सारी जानकारी। मीडिया की दुनिया जितनी ग्लैमरस उतनी ही कठिनाइयों से भरी, और तो भी मीडिया से जुड़ा हर एक व्यक्ति आप तक पहुंचाता है सटीक जानकारी। लेकिन इसी मीडिया से है कई लोगों को शिकायतें। टीआरपी और व्यूअरशिप के चलते ये लोगों को आजकल कुछ भी परोस रहे हैं। बस इन्हीं शिकायतों को लेकर लोगों का क्या मानना है, लोगों का क्या सोचना है, इन सभी बारे में आज बात करेंगे इस खास विशेष चर्चा में। आजकल मिर्च मसाला बहुत पसंद आने लगा है लोगों को। आजकल की मीडिया एक तो फास्ट हो गई है सबसे पहले, सो मिसलीडिंग न्यूज़ ज़्यादा है। फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे, अपना टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना फालतू टाइम वेस्ट मत करें। आप मीडिया को फॉलो कीजिए और करेक्ट मीडिया को फॉलो कीजिए। जैसे नेशनल न्यूज़ है, मीडिया के एंकर लोग होते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि छोटी भी कोई चीज़ है उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन। नमस्कार, मैं राजवी व्यास और आप देख रहे हैं VNM TV। आज का दिन नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और आज का जो मीडिया है उसका दौर काफी बदल गया है। और इस बदलते दौर को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यंग जनरेशन जो आपको मीडिया का जो बदलता दौर है उसे कैसे देखते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आने वाली जनरेशन, आने वाला भविष्य, और हम इन्हीं से सीधे सीधे जानेंगे कि आज की मीडिया को ये किस नज़रिए से देखते हैं, साथ ही साथ ये क्या बदलाव चाहते हैं। क्योंकि युवा के हिसाब से हर बदलाव अब सरकार भी कर रही है, तो युवाओं का ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि मीडिया जो आजकल का मीडिया है उसे लेकर इन युवाओं की क्या सोच है, वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कि मीडिया को लेकर इनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। नमस्कार, मैं हूँ रिया पांडे फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे जुडिशरी का। तो मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर पहले मैं बात करूँ नेगेटिव पर्सपेक्टिव की, तो आजकल मिर्च मसाला बहुत पसंद आने लगा है लोगों को। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मिर्च मसाले से हटकर सच क्या है। अगर वो इतना ही है कि रिया घूमने गई, तो रिया घूमने गई ही बताना है। रिया वहाँ किसी के साथ घूमने गई, उसको मिर्च मसाला ऐड नहीं करना है। एज अ मीडिया हमारा ये रोल है कि हम सच ही पहुँचाएँ। एंड इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ तो मीडिया अपना काम कर ही रहा है। आजकल काफ़ी सारे यूट्यूबर से लेके काफ़ी सारे एंकर्स जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चाहे फिर वो संत महात्मा की टिप्पणी क्यों ना हो, चाहे फिर वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्यों ना हो। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अभी के लिए यही है कि हमें मिर्च मसाला को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और सच की तरफ भागना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अजिंक्य हरपले और आई एम ऑल्सो फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। सो फर्स्टली द पॉजिटिव साइड ऑफ द मीडिया कि आजकल की मीडिया एक तो फास्ट हो गई है सबसे पहले, एंड नॉट ओनली सिर्फ प्रिंट मीडिया की तरफ जा रही है, बट डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया है और उसकी तरफ भाग रही है मीडिया। एंड शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट हो रहा है इस दौर में। एंड द नेगेटिव साइड ऑफ दिस मीडिया इज़ कि जैसे कि रिया ने बताया कि तड़का और मसाला ज़्यादा परोसा जा रहा है रादर दैन द ट्रू न्यूज़। सो मिसलीडिंग न्यूज़ ज़्यादा है रादर दैन द इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉपर क्यूरेटेड न्यूज़। सो यही है मेरा टेक इसके ऊपर। नमस्ते, मेरा नाम रिया गुप्ता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नवरचना यूनिवर्सिटी। और अभी मीडिया सिर्फ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या रेडियो तक सीमित नहीं है। अभी मीडिया हम फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड अगर किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन हो तो कोई भी वेबसाइट पे हम न्यूज़ जान सकते हैं। एंड अभी न्यूज़ फास्ट चलता है, लाइक कभी भी कोई भी अगर न्यूज़ आई तो किसी को भी 2 मिनट में पता चल सकता है कि इधर ये हुआ है। जिस रीज़न से उसका एक नेगेटिव पार्ट आता है जो कभी ऑथेंटिक मोस्टली नहीं होती अगर वो न्यूज़
बहुत जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि वो न्यूज़ आधी होती है बिकॉज़ वो अभी हुआ है एंड जब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या उसके बारे में जाना नहीं गया है तो वो न्यूज़ हमें पूरी सच्चाई से हमेशा नहीं पता चलती है। पर पॉजिटिव साइड यही है कि अभी हर किसी को, मतलब हर एक जन को मीडिया थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू एंड न्यू मीडिया थ्रू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सबको अभी न्यूज़ पता चल जाता है। मैं तन्वी माथुर हूँ। मैं भी नवरचना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एंड गुड एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी की एरा में। तो अब कोई एक ही मीडियम नहीं रहा है, बहुत सारे मीडियम हो चुके हैं, तो उससे एक्सेसिबिलिटी जो न्यूज़ फैलनी चाहिए वो दुगनी हो चुकी है। और बात रही नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो वो क्रेडिबिलिटी की बात है कि अब सारे न्यूज़ चैनल्स या कोई भी न्यूज़ स्टेशन है उसको सबसे पहले न्यूज़ देनी है उनके व्यूअर्स को, तो वो आई थिंक वो भाग दौड़ में फैक्ट चेक या फिर क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। आजकल आप यूथ हैं, आप न्यूज़ देखते होंगे, तो ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसे आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो चाहे टीवी पे हो या यूट्यूब पे, तो आप कौन सा न्यूज़ देखना प्रेफर करते हैं और क्यों? नमस्कार, मेरा नाम दर्शित रावल है और मैं महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो आज तक और जी न्यूज़ को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, पर उसके अलावा जैसा मैम ने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें ज़्यादातर जानकारियाँ मिलती है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चैनल्स और अकाउंट्स है, जैसे RVCJ है, ट्यूब इंडियन है, तो उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ आस्था जड़िया। मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में फ्रॉम MSU इटसेल्फ। और मैं बताना चाहूँगी कि न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी ज़्यादातर प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है जिसमें रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, फिर डिजिटल मीडिया है जिसमें फ़ोन ऐप से, मोबाइल ऐप से हम न्यूज़ देखते हैं, जिसमें मैं ज़्यादातर इनशॉट्स प्रेफर करती हूँ। इनशॉट्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे तुरंत रीसेंट अपडेट्स देश दुनिया के हमें मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ है तत्व इंडिया करके, तो वो भी एक वैलिड न्यूज़ चैनल मुझे लगती है और मैं उसके न्यूज़ फॉलो करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी मिश्रा और मैं अक्सर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और द वायर, द टाइम जैसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को फॉलो करती हूँ। आई एम मोर रिलाइड ऑन प्रिंट मीडिया। रीज़न ये है कि एनवायरमेंटल जर्नलिज्म के बारे में कोई अक्सर बात नहीं करता, या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कोई इतना एस्पेक्ट पर इतना ध्यान नहीं देता। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब रियल इश्यूज़ हैं, पर फिर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते। लोकल न्यूज़ जर्नलिज्म उभर के अब आ रही है और लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वरना पहले तो ये भी उतने रेटेड नहीं थे। लाइक मेन स्ट्रीम चैनल्स में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बड़े शहरों में जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, पूरे दिन वो कवरेज दिखाएंगे कि उधर पर बारिश हो रही है, किंतु कोई स्मॉल टाउन है, अगर वो फ्लडेड है और पानी से बह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई चैनल कवर नहीं करेगा। तो ये कुछ चुनिंदा चैनल्स जो मैंने रिकमेंड किए हैं और जो मैं खुद देखती हूँ, तो ये सब कवर करते हैं, इसलिए मैं ये सब देखना पसंद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आई एम केशव शर्मा एंड आई एम फ्रॉम नवरत्ना यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू मी मैंने BBC न्यूज़ पे कोविड-19 की एक बहुत ही अच्छी कवरेज देखी थी। एंड ऑल्सो फॉर मी आई फॉलो यूट्यूब पे जो न्यूज़ आती है, देयर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड ध्रुव राठी। सो ही इज़ नॉट अ न्यूज़ रिपोर्टर बट ही कवर्स अ लॉट ऑफ मॉडर्न डे इश्यूज़ जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं इंडिया में। एंड उसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज उन लोगों को एंटरटेनमेंट और पैसा और एक अच्छा व्यूअरशिप नहीं दिखता उसमें। लेकिन ध्रुव राठी आई बिलीव इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर, ही इज़ कवरिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़। तो आई बिलीव दैट उनके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। एंड ऑल्सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ फैक्ट चेक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इन एनी न्यूज़, बिकॉज आजकल लोग रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की जगह पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आजकल जब भी खबरों की बात होती है तो हर किसी की जुबान पर एक चीज तो बहुत ही ज्यादा लाजमी होती है कि न्यूज मीडिया वाले चिल्ला चोट बहुत ज्यादा करते हैं और हर छोटी छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन के साथ में छाप देते हैं और ब्रेकिंग न्यूज की तरह पोर्ट्रे करते हैं, जिससे हमें लगता है कि वो छोटी सी खबर भी बहुत बड़ी खबर है। और इसमें गलत या सही जो भी ओपिनियन है ये हम नहीं बताएंगे, हम जानेंगे इन्हीं युवाओं से कि उनका इस पर क्या कहना है, जो शाउटिंग कल्चर न्यूज में आजकल देखा जा रहा है और जो हर छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की जो आदत है उसके बारे में इनका क्या कहना है, उसके बारे में आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव पारेख है।
मैं एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और ये जो मीडिया की बात चल रही है, मीडिया के माध्यम से कि आज की जनरेशन में मीडिया का क्या महत्व है, तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में और मीडिया भारत के लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ होता है मीडिया का। और मीडिया एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आज के युवाओं पे अच्छा इफेक्ट भी जा रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट जा रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए जा रहा है कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया थी, तो प्रिंट मीडिया सिर्फ 24 घंटे के बाद लोगों के पास न्यूज़ पहुंचा सकती थी। और आज के टाइम, आज की जनरेशन में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये मीडिया जैसे लागू हुई है, तो आज के युवाओं में जो न्यूज़ है, इंडिया की न्यूज़ है, आउट ऑफ कंट्रीज़ की न्यूज़ है, ये न्यूज़ आधे घंटे या 20 मिनट्स के अंदर सबके पास पहुंच जाती है। ये जनरेशन का बहुत बड़ा मतलब रोल है। और आज की जनरेशन को हम लोग तो रखते ही है और दूसरे भी हम मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा आज के युवाओं को, स्कूल के स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, जो फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे, अपना टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना फालतू टाइम व्यस्त मत करें। आप मीडिया को फॉलो कीजिए और करेक्ट मीडिया को फॉलो कीजिए, जैसे नेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ में भी सिलेक्टेड न्यूज़ होती है, तो वो न्यूज़ को फॉलो करें तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसमें आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी बात हुई है, बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों ने बोला होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए काफ़ी सारे जो फेक चैनल्स है वो फेक न्यूज़ बनाते हैं। जो जैसे दीदी ने पूछा जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ करके है, ये हाईलाइट कर देती है मीडिया। तो मैं प्रेस रिपोर्टर से ये कहना चाहूँगा कि आप पे जो है जवाबदारी, आपकी जवाबदारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप करेक्ट न्यूज़, वो न्यूज़ पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, जो फेक न्यूज़ है वो नहीं डाले, एकदम करेक्ट न्यूज़ आगे चैनल तक पहुंचाइए तो चैनल उसको ज़्यादा ट्रोल नहीं करे। जो सच्चाई हकीकत है, कोई भी इंसिडेंट हुआ उसकी सत्य हकीकत लोगों के तरफ जानी चाहिए, आज की जनरेशन के तरफ जानी चाहिए। बस ये कहना है मेरा। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को ये फॉलो करना चाहिए, न्यूज़ की हर पल की खबर रखनी चाहिए कि अपने देश में, बाहर के देश में क्या हो रहा है। तो और भी युवाओं से हम जानते हैं इस टॉपिक पर जो ओपिनियन हमने मांगे हैं कि आजकल जो खबरें चिल्ला कर बताई जा रही हैं, ज़रा सी खबरों को इतना सारा मिर्च मसाला लगाकर इतना भड़का कर बताया जा रहा है और साथ साथ हर छोटी न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्ते, मैं वेद त्रिवेदी, मैं एमएस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं सिर्फ ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सबको पता है कि आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में 5 साल का बच्चा भी यूज़ करता है मीडिया, फ़ोन यूज़ करता है, उसके द्वारा वो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में आता है, उसको भी पता चलता है कि भाई क्या पॉजिटिव, उसको पता नहीं चलता कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है। जो मीडिया के एंकर लोग होते हैं वो जैसे बोला कि वो चिल्ला के बोलते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि छोटी भी कोई चीज़ है उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वो 5 साल के बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो चिल्ला के बोलते हैं तो अच्छा ही है, पर जो भी है वो फैक्ट चेक करके बोले, जो क्लियर है वो क्लियर मैसेज बच्चों तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पर आपने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, कोई बच्चे लोग नहीं समझते। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें हमारा क्या रोल है, हम कैसे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर न्यूज़ सही है और हमें ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ बच्चों तक भी जानी चाहिए, तो उस न्यूज़ को हम लोग अगर थोड़ा ज़ोर से बोल देंगे तो वो चीज़ जायज़ है। पर नेगेटिव न्यूज़ है जैसे कि सुसाइड न्यूज़ है या जो न्यूज़ एक डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट लाए सिटीजन्स के अंदर, तो उस न्यूज़ को हम ज़्यादा हेडलाइन ना करें तो वो चीज़ बेटर है। नमस्ते, मेरा नाम है रुचि ब्रह्मभट्ट, एमएस यूनिवर्सिटी से। तो आपने पूछा कि जो न्यूज़ आप बता रहे हैं तो हमको क्या एडॉप्ट करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो न्यूज़ मुझे मीडिया वाले तो बता रहे हैं तो वो बड़ा चला कर बोल रहे होंगे, तो मुझे भी उसके डिटेल्स में जानना चाहिए और जो सच्चाई है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो मीडिया तो बड़ा चढ़ा कर बोलती है तो वो गलत भी हो सकता है, तो पूरा भरोसा है जो मीडिया पे ना करना चाहिए और अपने को डिटेल्स में जानकर उसको एडॉप्ट करना चाहिए। नमस्ते, नाम लव्य पंड्या, स्टूडेंट ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। जैसे बोला कि जो लोग चिल्ला के बोलते हैं मीडिया में, तो वो लोग चीज़ को हाईलाइट करके या तो उनकी बात को सच बताने के लिए वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं।
और पब्लिक को भी एक बार खुद चेक कर लेना चाहिए कि वो क्या सच है क्या नहीं है। अभी जैसा आपके एक स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके सामने अगर एक सिचुएशन रखे कि एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे एक एंकर है और कुछ लोग बैठे हुए शांति से डिबेट कर रहे हैं, वहीं एक दूसरा उसके सामने न्यूज़ चैनल पेश किया जाए जहाँ पर जो एंकर है उसकी भी लाउड वॉइस है और जो वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं लोग, वो लोग भी काफ़ी चिल्ला कर रहे हैं, काफ़ी गलत शब्द भी यूज़ कर रहे हैं, और ये सब आप लोगों को भी पता होगा कि ये सब टीआरपी के लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? अगर बात आती है किसी भी मॉडर्न न्यूज़ की, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है लेकिन उसके ऊपर डिबेट भी चल रहा है, सो आई बिलीव कि ऐसे में अगर किसी उस चीज़ के ऊपर शांति से बात की जाए और अगर हमारा ओपिनियन अच्छे से बताया जाए, अगर हम बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रिजोल्यूशन क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, अगर हम ये 4 चीज़ों को अच्छे से देखकर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एज़ लॉट ऑफ टाइम जब न्यूज़ के अंदर जब डिबेट हो रहा होता है, जैसे आपने बोला अभी, तो उसमें दे स्टार्ट फाइटिंग, उसके बाद फिर दे स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो आफ्टर अ पॉइंट उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। सो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट होने से पहले आपके जो गेस्ट हैं उनको वेल इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस चीज़ को ना फॉलो करें, एंड दे फॉलो अ पीस एंड हार्मनी वाइल टॉकिंग एंड एड्रेस सामने वालों को एक रिस्पेक्ट से। न्यूज़ मीडिया का काम होता है हमें देश दुनिया की सारी जानकारियां घर बैठे पहुंचाना, और भारत में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इन योजनाओं के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में जो योजनाएं हैं इनके बारे में अगर आपको पता चलता है तो कहाँ से पता चलता है? न्यूज़ मीडिया से क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि भारत में कितनी योजनाएं अभी चल रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, सेविंग्स के लिए हो, कोई भी, क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मीडिया से प्रोवाइड होती है? और अगर नहीं तो किस तरह से उस पर वर्क करना चाहिए न्यूज़ मीडिया को, उसके बारे में बताइए। मेरा मानना है कि विजुअल मीडिया में शायद हमें स्कीम्स और ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ना हो, मगर प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ ह्यूज कस्टमर ऑफ प्रिंट मीडिया, एक ग्रेट एडवर्टाइज़र है प्रिंट मीडिया के लिए, तो वो ऑफर्स, स्कीम्स और बहुत सारी ऐसी अलग चीज़ें एडवर्टाइज़ करती हैं और बदले में फ़ंड करती हैं प्रिंट मीडिया को। आफ्टर ऑल इंडिया में एडवर्टाइजिंग इज़ द बिगेस्ट रेवेन्यू फॉर द प्रिंट मीडिया, तो आई थिंक प्रिंट मीडिया से लोगों को ज्ञान होता है, मगर हाँ, वेबसाइट्स और प्रिंट मीडिया के अलावा भी विजुअली लोगों को अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि किसानों के लिए अगर कोई नई योजना आती है तो किसान अलग अपने विजुअल मीडिया से, रेडियो के अलावा वो टीवी देखना अगर दूरदर्शन के से जानना पसंद करते हो, दूरदर्शन के अलावा भी कई अलग न्यूज़ चैनल्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, मेरा मानना है। वैसे देखने जाए तो योजना का कारण ऐसे मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्कूल्स ले ले, कॉलेज ले ले, तो उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत बोला जाता है कि ये नई स्कीम्स आई है तो उसमें शायद एनरोल करें या ऐसे, और किसानों को बताने के लिए रेडियो है, फिर पैम्फलेट्स के दौर पे, प्रिंट मीडिया के दौर पे मैगज़ीन्स में छपती है, फिर किताबों में भी कुछ किताबें ऐसे होती है, तो प्रिंट मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है ये स्कीम्स का। हाँ, तो ये जो योजनाएं हैं वो प्रिंट मीडिया के द्वारा ज़्यादातर बाहर आती है, और आज की बात करें तो सोशल मीडिया भी इसमें एक अच्छा स्वरूप निभाता है। काफ़ी सारे लोकल चैनल्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट क्या ला रही है वो भी अपनी ऑडियंस तक लाते हैं। आप यूथ हैं, कल का भविष्य हैं, तो आप अगर न्यूज़ चैनल की बात आती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी हो, और कोई भी टाइम पे अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? न्यूज़ में हमारा अटेंशन तो ज़्यादा तड़कीले भड़कीले न्यूज़ ज़्यादा ग्रैब करते हैं, बट आई थिंक वो सब अब कम करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि क्या चलता है और क्या अब नहीं चलना चाहिए, तो यही मेरा मानना है। अभी के जनरेशन का भी अगर मैं बात करूँ तो एज वी आर एंटरिंग द एडल्टहुड राइट नाउ, तो पॉलिटिक्स इज़ अ न्यूज़, मतलब पॉलिटिक्स इज़ अ थीम, एज मतलब वो सबसे ज़्यादा आजकल की जनरेशन को कंज्यूम करना चाहिए टू नो द पॉलिसीज़, सारी योजनाएं जिसकी बात हो रही थी, और लॉज
जो लीगली सब रूल्स बनते हैं, या कोई भी कोर्ट केस के हिसाब से कुछ भी लैंडमार्क केस हो। आजकल की जनरेशन को पॉलिटिक्स में दैन फोकसिंग ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़, बट जो लॉज है, जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे लिए जो प्रिपेयर करती है, हमारे सुविधा के लिए बनाती है, उस पर हमें ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। सो स्पेशली आजकल की जनरेशन को पॉलिटिक्स से तो जुड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देश विदेश की जो खबरें हैं वो न्यूज़ चैनल उसी के थ्रू करेगी। एंड क्राइम है, लॉज है, वो सब की न्यूज़ तो मैंडेटरी आज की जनरेशन को देखना ज़रूरी है। बट स्पेसिफिकली बात करें रादर दैन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेक्टर है न्यूज़ का, जिसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता है, जिसमें तड़का भी आ जाता है, और जिसमें पूरे स्पोर्ट्स रिलेटेड सब नॉलेज भी जो यूथ है उसको प्रोवाइड होता है। सो स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ न्यूज़। हाँ, स्पोर्ट्स तो जैसे अजंक्या ने कहा कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा फॉर्म है, बट अगर यहाँ सवाल मुझे कर रहा है कि पर्सनली मैं कौन सा कंटेंट एज ए यूथ कंज्यूम करती हूँ, तो जनरली अभी मेरा नज़रिया डिबेट्स पे होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे हमें पक्ष और विपक्ष का जानना, उनका क्या थॉट प्रोसेस है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो सोच रही होती हूँ एज अ एडल्ट, वो विपक्ष और पक्ष किस तरीके से सोच रहे हैं, किस नज़रिए से सोच रहे हैं, वो मैं देखती हूँ, और उससे मुझे मेरा कई बार नज़रिया बदल जाता है। तो पर्सनली मैं डिबेट्स पे, पॉलिटिकल न्यूज़ पे और कभी कभार एंटरटेनमेंट न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन एक छोटा सा ऐड करूंगी। न्यूज़ मीडिया सिर्फ न्यूज़ के अलावा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी रन करता है। इंटरव्यूज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, पॉडकास्ट कुछ जो यूट्यूब चैनल्स पे चलते हैं वो हैं, और कुछ पोएटिक प्रोग्राम्स भी कुछ खास मौक़ों पर देखा जाता है। तो इनमें से आप कौन से ज़्यादा शोज़ हैं जो देखना पसंद करते हैं? देखिए, अगर जनरल मैं कहूँ तो आजकल पॉडकास्ट टॉप नॉच चल रहा है। लोगों को बातें करना बहुत पसंद आता है, और अगर वो आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर्स या फेवरेट पर्सनालिटी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो आई थिंक कि पॉडकास्ट का अभी ज़माना चल रहा है, हर एक शो का एक एरा होता है, तो आई थिंक दिस एरा इज़ फॉर द पॉडकास्ट एंड टॉक शोज़। जैसा आपने इन युवाओं की थॉट में सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अभी टाइम सोशल मीडिया पर वो व्यतीत करते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से। जब हमारे पास में कुछ करने को नहीं होता, हम सोचते थोड़ा माइंड फ्रेश कर लें, तो भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमें कोई जानकारी चाहिए, तब भी हम सोशल मीडिया का माध्यम ही चुनते हैं जानकारियों को हासिल करने के लिए। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सबसे ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं, और जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है? मेरे माध्यम से ये आज की जनरेशन पे जो न्यूज़ की पूरी जो कंटेंट है वो रहता है। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे दूँ तो सोशल मीडिया एक ऐसा कंटेंट है जिससे आज की जनरेशन सब न्यूज़ देख सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से सब न्यूज़ चैनल्स भी अपने चैनल्स का जो पेज है वो बनाया हुआ है, वो पेज बना के सब न्यूज़ अपलोड करती, तो वो देखना चाहिए। और दूसरा, आज की जनरेशन को मेरा जो पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है वो ये है कि बिज़नेस न्यूज़ भी देखना चाहिए। आज की जनरेशन को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो बिज़नेस न्यूज़ देखनी चाहिए कि कैसे बिज़नेस में क्या हो रहा है, बिज़नेस में क्या चीज़ है, बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। और बिज़नेस न्यूज़ देखनी चाहिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ देखनी चाहिए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखनी चाहिए, और पॉलिटिकल न्यूज़ भी देखनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर जो डिबेट्स का कंटेंट है, टॉक शोज़ है, वो टॉक शोज़ देखना चाहिए। तो आज की जनरेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का कि ये टॉक शोज़ देख के उन लोग को भी जो इंडिया के टॉक शोज़ है, तो लोकतंत्र के टॉक शोज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के टॉक शोज़ है, वो देखने चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टॉक शो थे वो देखने चाहिए, वो देखना चाहिए। तो आज की जनरेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये 3 में सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है, और वो 3
जो न्यूज़ आती है वो हम सबको वहाँ पे फैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे टॉक शोज़ है, पॉडकास्ट है, वो सबको पता है कि पॉडकास्ट में तो अपने कोई फेवरेट आ जाते तो हम उधर ही टाइम पूरा 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो उनसे ही हमको सीखना चाहिए, वहाँ पे हमको अच्छी न्यूज़ मिलती है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अभी तो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी साइट्स ऐसी है जहाँ पे हमें न्यूज़ अवेलेबल होती है। और ऑफिशियल साइट्स है जैसे कि ABP न्यूज़ है, फिर आ वडोदरा है, मैनी अदर साइट्स आर दे अवेलेबल, जिससे हम लोग को करेक्ट न्यूज़ मिल जाती है टाइम टू टाइम और हम अपडेटेड रहते हैं। अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है। पहले लोग रेडियो में सुना करते थे, फिर न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में एक्टिव हुए, फिर न्यूज़ चैनल आया, फिर अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया की हमने अभी बीच में बात की थी, वो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर थोड़ा ब्लर नज़र आता है। तो आपके हिसाब से क्या है आने वाले प्रिंट मीडिया का, क्योंकि आज का यूथ न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। जैसे कि आपने बताया कि पहले रेडियो ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो दौर चेंज होता है, तो वैसे जो यूथ का जो प्रशिक्षण है वो भी चेंज होता है। तो अभी बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में इसके बाद रेडियो के बाद प्रिंट मीडिया आया, तो प्रिंट मीडिया के बाद आ रहा है अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर अभी शॉर्ट न्यूज़ आती है, तो वो देखना यूथ ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके बाद भी डिजिटल न्यूज़ है जो प्रिंट मीडिया से आगे है, जो प्रिंट मीडिया में क्या टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 दिन बाद न्यूज़ आती है, और डिजिटल मीडिया में जो है जल्दी न्यूज़ आती है और शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ आती है, उसके वजह से डिजिटल न्यूज़ है जो यूथ ज़्यादा पसंद करती है। सो मेरा ये मानना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया है वो आजकल उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा सोशल मीडिया देखना प्रेफर करते हैं, टीवी देखना प्रेफर करते हैं, डिजिटल मीडिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे उन लोगों ने डिजिटल मीडिया तो देखा ही, पर उसके बाद उनको एक बार जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर एक बार वापस से डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है वो शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, बट जो प्रिंट मीडिया उसमें डिटेल में बताया जाता है। सो दे शुड प्रेफर प्रिंट मीडिया ऑल्सो। मीडिया को लेकर अच्छी और बुरी राय दोनों ही हमने इन सभी स्टूडेंट से जान ली है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं इन स्टूडेंट से ज़रूर करना चाहूँगी कि जो भी अच्छी बुरी सारी बातें मीडिया के बारे में सोचते हैं, इसमें वो क्या बदलाव मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मीडिया स्टूडेंट्स और नॉन मीडिया स्टूडेंट्स दोनों मौजूद हैं, और इसी आशा के साथ में हमने इन दोनों स्टूडेंट्स को बुलाया ताकि एक स्टूडेंट बता सके कि वो क्या चेंज एक्सपेक्ट करता है, और दूसरा स्टूडेंट जो कि मीडिया का स्टूडेंट है वो ये बता सके कि एज अ मीडिया स्टूडेंट वो इन फ्यूचर क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली क्या कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन मीडिया स्टूडेंट से जानेंगे कि वो आने वाले समय में मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, देखिए आने वाले समय में मीडिया से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सच न्यूज़ है वो बताए, और जो पूरे 10-10 मिनट की जो न्यूज़ होती है उसके बदले जो शॉर्ट वीडियोस या तो जो शॉर्ट रील्स के आजकल का ज़माना चल रहा है, जो रील्स चक्कर है, वो रील्स में पूरी बात बताए तो 30 सेकंड्स में पूरी मीडिया क्या कहना चाहती है वो टू द पॉइंट हमको शॉर्ट में पता चल सकता है। बदलाव की बात करें तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि न्यूज़ जो भी दर्शाया जाता है न्यूज़ में, वो उसका एक प्रॉपर रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहले उसको प्रिसाइज न्यूज़ प्रोवाइड करना चाहिए। और एडिंगली कि हर एक न्यूज़ के बाद वी हैव ऑब्जर्व्ड कि न्यूज़ टीवी पे वी गेट एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स आता है। तो आज बच्चा हर एक घर में हम वी नो कि बच्चा एडवर्टाइज बोल लेता है, तो उस एडवर्टाइज़ को हम लोग रिप्लेस करके अगर एक जनरल नॉलेज का कुछ चीज़ हम लोग इनपुट करें तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। एज अ मीडिया स्टूडेंट मैं आगे जाके क्या प्रैक्टिकली बदलाव लाना चाहती हूँ, तो मैं एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, और मेरे दिमाग में जब भी मैं सोचती हूँ कि आगे जाके मुझे अपना रोल कैसे प्ले करना है, तो कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मीडिया को बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। उन्हें विपक्ष और पक्ष जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्लियरली ऑडियंस को बता देनी चाहिए, और उसके बाद वो जो काम है वो ऑडियंस का होता है कि वो उसको सही रखे या गलत रखे। सो कबीर जी का ये दोहा मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि अनबायस्ड रहना है। सो एज अ मीडिया स्टूडेंट फर्स्टली मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो एग्रेशन निकलता था
वो थ्रू राइटिंग निकलता था ऑन प्रिंट मीडिया, एंड नाउ हम टॉक शोज़ की बात करते हैं तो उसमें जो एग्रेशन निकलता है रिपोर्टर से, डिबेट में होता है. सो एज सच कोई चेंज तो बदलाव आना नहीं चाहिए, बट ये एक तो आना चाहिए जो मिसलीडिंग न्यूज़ आज के सोशल मीडिया के दौर में फैल रही है. सो उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए, एंड ये चेंज एक बदलाव एक मीडिया में आना चाहिए, रादर दैन दैट कि मीडिया हमेशा एक ही मोटिव से चलती है कि सच दिखाए और पूरे देश को अपने दुनिया की न्यूज़ दिखाए और ख़ुद के देश की न्यूज़ दिखाए. सो वही मोटिव से मीडिया को चलना चाहिए. तो बहुत ही क्लियरली इन सभी स्टूडेंट्स ने हमें इनकी राय बताई, इनके जो भी ओपिनियंस थे बहुत ही खुलकर इन्होंने हमारे साथ में साझा किए हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपके भी कई सारी थॉट्स होंगे जो इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में मैच भी होते होंगे. तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें. और इसी के साथ मैं इन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए. पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए. चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं. अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना. अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है. तुम सब बस हाँ बोलो. हाँ, चलो चलो चलते हैं. तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन. राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर. बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू. बताओ बताओ. कहीं भी चलो, बस चलो. 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर. सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर. 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ. जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night. वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night. इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC. चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर. कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा. 9537683360, 971555406806. बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल. बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स. मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत. आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in. बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक. अंत आने वाला है 2025 का, तो हाँ, वॉर की स्थिति बन सकती है. जिनका मूलांक सूर्य है और सूर्य से रिलेटेड फ्रेंडली नंबर जितने भी हैं, वो सबके लिए ये एक न्यू बिगिनिंग लेके आ सकता है. नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM TV. हर नए साल की शुरुआत के साथ हम सभी के मन में सिर्फ एक ही आकांक्षा होती है, सुख, शांति, समृद्धि की. हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में अनगिनत खुशियां लेकर आए. और 2025 की सुबह भी यही उम्मीद लेकर आई थी. हर कोई नए सपने के साथ जागा था, परिवार में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
क्योंकि 2025 साल आया तो आया मगर अपने साथ लाया दर्द का सैलाब, हादसों का तूफान। 2025 ने ना जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ दिया, कितने परिवारों को बिखेर दिया। नवंबर का महीना आ चुका है, साल खत्म होने आया है, लेकिन साल की शुरुआत से ही जो हादसों की तस्वीरें हमारे सामने उभर कर आई है वो इतनी ज़्यादा भयावह है कि दिल कांप जाता है। महाकुंभ भगदड़ जहां आस्था मौत का मंजर बन गई, पहलगाम आतंकी हमला, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बेंगलुरु में आरसीबी की जीत मातम में तब्दील हो गई। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप और सड़कों पर आए दिन हम अनगिनत एक्सीडेंट्स देखते हैं। और हाल ही में दिल्ली में दिल दहला देने वाला ब्लास्ट। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि टूटे दिलों की कहानियां हैं। और ये सब देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि हम इंसानों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी सजा हम सभी को भुगतनी पड़ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है जीवन के वो सवाल जो विज्ञान की किताबों में हमें नहीं मिल पाता है, वो ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की गति में ढूंढना पड़ता है। और इसी के चलते वीएनएम टीवी के इस खास सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिजल, जो ग्रहों की भाषा पढ़कर भविष्य की तस्वीरें उकेरते हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि 2025 में और कौन कौन सी मुश्किलें हमें देखने को मिल सकती है। ये जो 2025 का कहर है, प्रकोप है, वो कब थमेगा और 2026 की जो शुरुआत है वो क्या एक नई उम्मीद की किरण बन सकती है। तो डॉक्टर ब्रिजल, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वीएनएम टीवी पर। थैंक यू साक्षी जी, और नमस्कार दर्शकों को मेरा। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2025 का जो साल हम देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ हादसे हुए हैं, और ऐसा नहीं छोटा मोटा, बहुत बड़े बड़े हादसे, जहां ऐसे ही 100-200 लोगों की जान चली जा रही है। तो अब इसका ग्रह से क्या कनेक्शन हो सकता है? देखा जाए तो ये मंगल का साल है। साल की शुरुआत में ही हमने देखा था, हमने बोला था कि ये जो साल है ये बहुत ही भयानक है। भयानक के साथ रिलेशनशिप में इश्यू आ सकते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है, और फायर रिलेटेड बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। तो वो हुए क्योंकि ये मंगल का साल है। मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल जो है उनका एनिमी ग्रह है राहु और मून। मून जो है लोगों के दिमाग को हिला देता है, और राहु जो है वो पैसों से रिलेटेड दिक्कत, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस के ऐसे खर्चे बढ़ा देता है, और रिलेशनशिप में भी बहुत बड़े बड़े इश्यू ला सकता है। तो वो आए, और मंगल का साल है। मंगल जो है वो एक सेनापति है, और मंगल के ग्रह को शांत करने के लिए एक ही हनुमान जी हमारे आगे आ सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमने देखा था कि मई के महीने में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर की स्थिति बनी थी, और अभी एक बार फिर से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं इशारे वहीं उसी तरफ जा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से मतलब पूरे विश्व में या भारत के किसी और देश के साथ वॉर की स्थिति बन सकती है? एंड ऑफ 2025, अंत आने वाला है 2025 का, तो हाँ वॉर की स्थिति बन सकती है, और वो भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉस भी दिख रहा है। कोई भी चीज़ का लॉस मीन्स कुछ नई शुरुआत होने वाली होती है, तभी लॉस मिलता है। तो आम जनता को मैं यही बोलूँगी कि हम इसके लिए क्या कर सकते, तो इसके लिए हम मंगल कामना कर सकते, विश्व शांति की प्रार्थना कर सकते, जिससे कुछ बड़ा होने वाला है वो छोटा हो सकता है। तो अब जैसे कि 2025 का जो साल है वो ख़त्म होने आया है, 2026 की शुरुआत होने वाली है, और लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि
2026 उम्मीद की किरण लेकर आएगा, तो ऐसा हो सकता है 2026 में कुछ नया देखने को मिल सकता है। 2026 सूर्य का साल है, न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत, नए नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकती है। मार्च के बाद बहुत अच्छा है। जनवरी फरवरी थोड़ा एवरेज रह सकता है, लेकिन मार्च के आगे आप और आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा ये बोलना चाहूँगी कि लोग अपनी स्किल पे वर्क करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ऐसा सोचेंगे मेरा प्रोफेशन ये है और मेरी स्किल ये है, और प्रोफेशन पे आप वर्क करोगे तो उतना आप ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आप आपकी स्किल पे आप वर्क करोगे। स्किल पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और आपकी सोच पॉजिटिव रखिए, सूर्य को आगे रख के आपके काम बनाइए, सूर्य की प्रार्थना करिए और विश्व की मंगल कामना के साथ कल्याण की प्रार्थना खुद की भी करिए और आपके काम आगे बढ़ा सकते हो आप। और अभी 2025 में ऐसा भी कहा गया है, ट्रैवल जिन लोगों ने मतलब ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, और अगर हम मतलब आप एक सॉल्यूशन अगर देना चाहें कि अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहा है या एक्सीडेंट से बचने के लिए या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो घर के अंदर से जब हम बाहर निकलते हैं तो खुद की कुल देवी को एक दिया प्रज्वलित करके बाहर निकलिए और आप बोलिए कि मैं हेम खेम घर वापस आ गया हूँ या हेम खेम घर वापस आ गई हूँ। वैसे मंगल कामना करके ही घर के बाहर निकलिए। चाहते हो कि आपको वो अनअवॉइडेबल आपको वो ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा, तो आपकी सेफ्टी के लिए भी आपको मंगल कामना करनी पड़ेगी कि मैं बहुत सेफ एंड सिक्योर हूँ, मेरी कार भी सेफ एंड सिक्योर है और मैं मेरे परिवार के पास हेमखेम वापस आ चुकी हूँ। वैसे करके ही दिया प्रज्वलित करके आप घर के बाहर निकलिए। और जब भी घर के बाहर निकलते हो तो आपके पास एक कपूर, भीमसेनी कपूर की टिकड़ी साथ में लेके निकलिए, आपको हार्म नहीं पहुँचेगा और आप सेफली घर वापस आ सकते हो। और अभी जैसा कि आपने बताया कि 2026 न्यू बिगनिंग का साल है, तो कौन कौन से लोगों के लिए ये साल बहुत खूबसूरत और अच्छा हो सकता है? देखा जाए तो कर्म के ऊपर सब आधारित होता है। सूर्य का, जिनका मूलांक सूर्य है और सूर्य से रिलेटेड फ्रेंडली नंबर जितने भी हैं, वो सबके लिए ये एक न्यू बिगिनिंग लेके आ सकता है। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सूर्य का साल है, न्यू बिगिनिंग का साल है। तो जब भी आप सुबह में उठते हो और रात को सोते हो तो खुद के लिए मंगल कामना करिए। और आपको 9 ग्रह का मंत्र आप चैंट करते हो तो 9 ग्रह आपके लिए काम करेगा। जैसे बोला जाए, ओम ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्व गुरुश्व शुक्रश्व शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो वो सब ग्रह आपके लिए शांति से काम करेंगे और आपके लिए मंगलकारी कार्य करेंगे और आपका काम सरल बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब भी सुबह में आप उठते हो तो आपको 3 अफर्मेशन है, वो आपको बोलनी है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं सुख समृद्धि से भरपूर हूँ, मैं सफल और खुश हूँ। वैसी ये 3 जो अफर्मेशन है वो आपको पानी में देख के 27 बार 27 टाइम्स बोलनी है और वो पानी पी लेना है। रात को सोते वक्त भी ये 3 अफर्मेशन आपको बोलनी है और पानी पी लेना है और फिर आपको सोना है, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही सरल बन सकती है, आपका जीवन सरल बन सकता है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं 2025 के साल को लेकर, या कहीं पे भी जाने में डर रहे हैं या किसी भी वजह से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी दर्शकों को कि पैनिक मत हो, क्योंकि आप जो चाहोगे वो पाओगे। आप जो ब्रह्मांड में आपके विचार को फैलाओगे वो ही प्राप्त करोगे। तो आप कुछ भी अच्छा चाहते हो
तो आपको करना क्या है, आपको एक कपूर लेना है। कपूर आपके राइट हैंड में रखना है, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखना है, और आप जो चाहते हो वो आपको अफर्मेशन उसके अंदर बोलनी है कि मैं और ये मेरा 2026 बहुत ही सफल, समृद्ध और खुशी से भरपूर है। मैं और मेरा परिवार सेफ और सिक्योर है। वैसे आपको 31 टाइम वो अफर्मेशन उसके अंदर बोलनी है, और मिट्टी के दिए के अंदर घी थोड़ा ऐड करके आपको वो प्रज्वलित करना है। तब ये यूनिवर्स के अंदर वो फ्लेम जाएंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप विश्व के लिए भी मंगल कामना कर सकते हो, कल्याण की प्रार्थना कर सकते हो कि मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मेरे समाज के हर एक लोगों का कल्याण और मंगल हो, और ये पूरा विश्व शांत हो, विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना करिए, मंगलकारी वाइब्रेशन आपके लिए काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम सब जानते हैं कि 2025 का जो साल रहा है वो सभी के लिए कुछ खास नहीं रहा है, और इस साल ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। संकट का सामना करना, संघर्ष करना, और सबसे ज़्यादा हिम्मत ना हारना। आशा है कि जो 2026 का साल है वो एक नई शुरुआत लेकर आएगा, और अगर आप भी किसी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो जो डॉक्टर ब्रिजल ने रेमेडीज बताई है, सॉल्यूशन बताया है, वो आप अपना सकते हैं। क्योंकि ग्रह जो है वो सिर्फ संकेत देते हैं, बदलाव हमारे हाथ में ही होता है। और अगर आप पर्सनल लाइफ में भी किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ब्रिजल से बेशक संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। अंत आने वाला है 2025 का, तो हाँ, वॉर की स्थिति बन सकती है। जिनका मूलांक सूर्य है और सूर्य से रिलेटेड फ्रेंडली नंबर जितने भी हैं, वो सबके लिए ये एक न्यू बिगिनिंग लेके आ सकता है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption.
VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? कभी सोचा है जब कोई कपल हर महीने उम्मीद करता है कि इस बार शायद गुड न्यूज मिलेगी, और फिर जब हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो दिल के बहुत अंदर तक जाता है। जीवन का सृजन दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब यही सपना अधूरा रह जाए तो सवाल उठता है क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इनफर्टिलिटी यानी गर्भधारण न हो पाने की असली वजह क्या है, कौन से संकेत पहले से चेतावनी देते हैं और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजी व्यास और आप देख रहे हैं हेल्थ इनसाइट VNM टीवी पर। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, लक्षण, कारण और समाधान। आप चाहे महिला हो या पुरुष, ये वीडियो आपको वो सारी जानकारी देगा जो शायद अब तक आपने नजरअंदाज की हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनफर्टिलिटी क्या है और क्यों होती है। इनफर्टिलिटी यानी 1 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक के लगातार कोशिश करने के बावजूद भी गर्भधारण न हो पाना। ये समस्या सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी उतनी ही आम है। WHO के अनुसार हर 6 कपल में से 1 कपल इस समस्या से जूझ रहा है। महिलाओं में ये समस्या एग्स न बनने, ट्यूब ब्लॉक होने या हार्मोनल असंतुलन से होती है, और पुरुषों में ये स्पर्म काउंट या स्पर्म की क्वालिटी कम होने से। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इलाज संभव है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं महिलाओं में इनफर्टिलिटी के संकेत। इनफर्टिलिटी अगर हम बात करें तो जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि निसंतान होना, राइट। तो सब कुछ के लिए कुछ भी ऐसा हम अगर हम परिभाषा देना चाहते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि कोई एक कपल है जो संतान चाहता है, वो ट्राई कर रहे हैं, तो एक समय होता है जिसमें अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। सो यूजुअली कोई भी अगर कपल कोई भी बर्थ कंट्रोल या साधन नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लाइक कॉन्डम्स का यूजेज नहीं है, गोलियों का यूजेज नहीं है, और 1 साल से वो दे आर ट्राइंग कि प्रेगनेंसी रहे और नहीं रहती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे नई शादी हुई हो या इवन ट्राई कर रहे हो तो उनको लगता है नहीं 3-4 महीने हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो हम यूजुअली उनको ऐसे रीअश्योर करते हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए अगर सब टेस्ट नॉर्मल हैं, और यूजुअली 1 साल का कट ऑफ हम रखते हैं। बट अभी क्योंकि कुछ कपल्स बहुत लेट भी शादी करते हैं, 30s या मिड 30s के बाद करते हैं, तो वो 1 साल की जगह हम कभी-कभी थोड़े छोटे ड्यूरेशन में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हम वो 1 साल का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। तो इनफर्टिलिटी ये तो उसकी परिभाषा हुई, मगर उसके साथ साथ हम जब भी उनकी हिस्ट्री लेते हैं या सवाल पूछते हैं उनसे उनकी हेल्थ के बारे में, कुछ भी रेड फ्लैग्स हों अगर हमारे लिए, जैसे कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, और कोई मेडिकल इश्यूज हो, कोई पहले का ऑपरेशन हो, कोई लाइक लाइफस्टाइल उनका कैसे हो, कोई भी व्यसन हो उनके, हस्बैंड और वाइफ सिगरेट स्मोकिंग हो, अल्कोहल यूजेज हो, वजन कैसा हो, तो वो लेडीज की पीरियड की साइकिल कैसे हो, वो सब हम यूजुअली उसमें इंक्लूड करते हैं, तो हमको एक आइडिया आता है उसके सिम्टम्स के बारे में। अगर इतने में से कोई भी लक्षण आप में दिखे तो इसे इग्नोर मत कीजिए।
ये आपका शरीर कह रहा है कि अब ध्यान दो। वहीं पुरुषों में भी इसके कुछ लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए अब पुरुषों के लक्षण को समझते हैं। जितना जैसे महिलाओं में जो सिम्टम्स होते हैं, हम बहुत पहले तो यूजुअली लोग औरतों के ही सब टेस्ट करते थे, मगर अभी देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30 से 40% कारण जो होते हैं इनफर्टिलिटी के या निसंतानियत के, वो जो मेल पार्टनर है उसकी स्पर्म काउंट की वजह से भी हो सकता है। तो वो तो हम स्पर्म टेस्ट करते हैं तभी हमको पता लगता है, बट कभी-कभी हिस्ट्री में हमको ऐसा पता लगता है, जैसे जो जब वो सेक्सुअल रिलेशंस या संबंध बांधने की ट्राई करते हैं, कभी-कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, कभी-कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेशंस या इंटरकोर्स भी कम हो सकता है, या जिस टाइम पे फर्टिलिटी सबसे अच्छी हो महीने में, वो टाइम पे अगर वो रिलेशंस नहीं रख रहे हों या हस्बैंड को कोई भी टाइप की इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो, संबंध रखने में प्रॉब्लम हो, तो एक हमको क्लू मिलता है उसमें। बट एक्चुअली हिस्ट्री से हमको बहुत कुछ पता लगता है, जैसे अगर हस्बैंड बहुत ओवरवेट हो, आजकल बहुत डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, डाइटरी डेफिशिएंसीज है, उन सब के बारे में हमको बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और फाइनली तो ऑफ कोर्स अगर हम सीमन टेस्ट या स्पर्म एनालिसिस कराते हैं तो हमको बहुत क्लियर आइडिया मिलता है कि मेल्स की वजह से भी उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ कॉजेज हो सकते हैं जिससे हम अनअवेयर हैं। क्या क्या कारण होते हैं कि इनफर्टिलिटी आगे जाके हो सकती है? क्या लाइफस्टाइल इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है? हाँ, तो आजकल ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि क्या कारण है, क्योंकि बहुत सारे कपल्स आते हैं और उनको ये एक इतनी नेचुरल चीज़ है कि किसी को प्रेगनेंसी रहे, और जब उनको प्लान करना पड़ता है तो इतना कष्ट होता है, इतना मेंटल स्ट्रेस भी होता है प्लानिंग के लिए। मगर मैक्सिमम जो मैंने आज तक कॉजेज़ देखे हैं, उसमें यूजुअली मेडिकल इश्यूज़ नहीं होते हैं। यूजुअली उनके लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ या उनके कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ को पूछे, बहुत बार दे आर बोथ स्ट्रेस के अंदर बहुत होते हैं, काम का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ऑड होता है। बहुत सारे लोग आजकल जंक फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी जिसकी वजह से बढ़ रही है, स्पेशली विमेन में पेट के आजू बाजू का जो वेट बढ़ता है, जो हम एंड्रॉयड ओबेसिटी कहते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी इश्यूज और हार्मोन्स हमको पता है इतने सेंसिटिव होते हैं हमारी बॉडी के कि थोड़ा सा भी निसंतुलित हो जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतनी सारी यंग गर्ल्स को भी इतना थायराइड, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज इतना कॉमन हो गया है कि ये चीज़ें डेफिनेटली इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। और वही चीज़ें आगे जाके मेल्स में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे जो मेल के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से जो स्पर्म काउंट भी अफेक्ट होती है, स्ट्रेस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, टोबैको च्यूइंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, हुक्काज हैं, अल्कोहल है, उसकी वजह से बहुत नेगेटिव असर पड़ता है स्पर्म काउंट पे। तो दोनों मेल्स और फीमेल्स में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आई वुड से इज सबसे बड़ा जो उसका कारण है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होता है। और आजकल स्ट्रेस भी, फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, क्योंकि जब भी किसी की बॉडी जो है स्ट्रेस में होती है तो हम कुछ पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं और फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो शरीर के हर अंग पे असर करती हैं, हार्ट पे करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स पे करती हैं, और उसी तरह विमेन की ओवरीज पे और मेन के टेस्टिकल्स पे ये भी वैसा ही असर करते हैं और नष्ट करते हैं वहाँ पे जो पदार्थ होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कि अपना स्ट्रेस कंट्रोल करें। इसके अलावा मेडिकल इश्यूज ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग ऑफ कोर्स बिकॉज करियर पे फोकस कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो चाइल्ड बेयरिंग होती है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। अब लेडीज में स्पेशली एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और हमारी मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है वो 25 साल से लेके 30 साल के बीच में पीक करती है। तो उसके बाद से वो धीरे धीरे कम होने लगती है और 35 साल की उम्र के बाद तो बहुत फटाफट फर्टिलिटी कम होती है। इसलिए द आइडियल एज वुड बी डेफिनेटली इन योर लेट 20s,
और 30s के बाद हम देखते हैं कि फर्टिलिटी डेफिनेटली कम होने लगती है। तो हायर एज ऑल्सो बहुत फ़र्क पड़ता है उस पे, फर्टिलिटी पे, क्योंकि आपके जो इंडा पिंड में एग्स होते हैं उनकी क्वांटिटी, खाली नंबर इम्पोर्टेंट नहीं होता बट क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बोथ एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, ये सब एज के साथ, स्ट्रेस के साथ, व्यसनों के साथ कम होते हैं और इसलिए फर्टिलिटी भी कम होने लगती है। उसके अलावा ऑफ कोर्स वी नो कि हमारा ऑलरेडी पोल्यूशन कितना चल रहा है, तो बाहर से तो पोल्यूशन हो ही रहा है, उसके साथ साथ हम अंदर अपनी बॉडीज में क्या डाल रहे हैं, हमारा जो लाइफ है वो संतुलित है कि नहीं, व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं, कसरत कर रहे हैं कि नहीं, ये सब बहुत इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलिटी पे। ओके, हमारे लाइफस्टाइल और जैसा आपने कहा कि कुछ स्ट्रेस अभी बहुत बढ़ गया है और वर्कलोड की वजह से हम थोड़ा डिले कर देते हैं बच्चों को पैदा करना, लेकिन क्या ये चीज़ें आगे जो हमारी जनरेशन होगी उस पर भी असर डाल सकती है? जैसा आपने कहा कि जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इफ अ लेडी इज डिलेइंग हर प्रेगनेंसी फॉर हर करियर, तो क्या उसके आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? ऐसा कुछ होगा? उसको एक्चुअली देयर इज अ साइंस कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, तो उसकी वजह से वी डू से कि जैसे जैसे जो अपनी फीटल लाइफ जो बोलते हैं, जो हम गर्भ के अंदर जो लाइफ होती है, वो हमारे एडल्ट लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर आप ज़्यादा उम्र वाली लेडीज़ हों या बहुत पोस्टपोन कर दी हो प्रेगनेंसी, तो कभी कभी ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स, ये सब आने लगती हैं लेडीज़ में, तो ओल्डर एज की जो मदर्स होती हैं, तो वो प्रोग्रामिंग करती है बच्चे का गर्भ में, और उसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में वो एडल्ट्स में भी ये मेडिकल इश्यूज आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। जैसे उस बच्चे को भी आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस 100% नहीं बोल सकते, मगर डेफिनेटली एक उसकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेज है। सो ये सब जो, इसलिए हम बहुत बार बात करते हैं गर्भ संस्कार की और ये सब चीज़ें की, जो हम अपने बच्चों को गर्भ के अंदर ज्ञान देते हैं या जो उनको एनवायरनमेंट देते हैं, वो आगे जाके उनको शेप करते हैं एज एन अडल्ट, राइट। तो अगर मेडिकली ऑल्सो हम ज़्यादा उम्र के हों और अनफिट हों, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ सकता है आगे जाके। तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तो सब ठीक है, एक बार रूटीन चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार समस्या चुपचाप बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी बीमारी नहीं, एक कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस दौर से गुजर रहा है तो उसे उम्मीद देना न भूलें। और अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और जुड़े रहें ऐसे ही रोचक टॉपिक के लिए VNM TV के साथ।